अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अफगान अहदेदारों ने बुध के रोज़ बताया है कि तालिबान ने के मुल्क के शिमाल में एक हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस के कम से कम 17 एहलकार जाँ बहक जबकि दर्जनों जख्मी हो गए हैं। ये तशद्दुद ऐसे वक्त में हुआ है जब अफगानिस्तान में मुतहारिब फरीक इस महीने के आखिर में दोहा में अमन मुज़ाकरात के इब्तदाई दौर के लिए मुलाकात की तैयारी कर रहे हैं। शिमाली जोज़जान सूबे के हुकूमत के एक तर्जमान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि बागियों ने ज़िले आख्चा की फौजी चौकियों पर मुख्तलिफ अतराफ से हमला किया। मारूफ आज़र ने बताया कि झड़पें सुबह देर तक जारी रहीं और इसमें 12 अफगान फौजी हलाक और 5 दीगर जख्मी हुए। उन्होंने तस्दीक की कि तालिबान ने 4 सिक्योरिटी एहलकारों को अगवा भी कर लिया है। एक इलाकाई फौजी अहदेदार ने एक अलहदा बयान में कहा कि लड़ाई में 5 हमलावर हलाक और 10 जख्मी हो गए हैं। चीन की वजारत खारजा ने कहा है कि बीजिंग और नई दिल्ली के दरमियान सिफारती सतह पर राब्ता हुआ है और दोनों ममालिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जल्द अज जल्द कशीदगी कम करने पर आमादा हो गए हैं। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक बुध को चीन के सीनियर सिफारतकार वांग यी और भारतीय वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों आला अहदेदारों ने भारत और चीन के दरमियान लद्दाख में होने वाली झड़प के मामले पर गुफ्तगू की। चीन की वजारत खारजा से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि वांग यी ने सुब्रमण्यम जयशंकर को कहा कि भारतीय हुकूमत इस वाक़े के जिम्मेदारों को सख्त सजा दे और फ्रंट लाइन पर मौजूद अपने फौजियों को कंट्रोल करे। दूसरी जानिब भारतीय वजारत खारजा से जारी बयान में कहा गया है कि भारत ने चीन से सरहदी कशीदगी के मामले पर एहतजाज किया है और भारतीय वजीर खारजा ने अपने चीनी हम मनसब को कहा है कि चीन के फौजियों ने पहल की और मंसूबा बनाकर एक्शन किया। भारत और चीन की फौजों के दरमियान लद्दाख की मुतनाज़ सरहद पर झड़प के बाद कशीदगी बदस्तूर बरकरार है और दोनों मुल्कों ने सरहद पर इजाफी फौजी दस्ते तैनात कर दिए हैं। दूसरी जानिब सियासी जमातों को एतमाद में लेने के लिए भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने चीन और भारत के दरमियान सरहदी कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए दोनों मुल्कों को तहम्मुल का मुजाहरा करने की तलकीन की है। अक़वाम मुत्तहिदा के एक तर्जमान ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात खुश आइन थे, ताहम फरीक़ैन के दरमियान सरहदी झड़प पर आलमी इदारे को तशवीश है। अमरीका के महकमे खारजा ने भी कहा है कि अमरीका सूरत हाल को बगौर देख रहा है और कशीदगी के पुरअमन हल की हिमायत करता है। वाज़ेह रहे कि मशरक़ी लद्दाख के इलाके गलवान वैली में एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर पीर और मंगल के दरमियानी शब दोनों मुल्कों के दरमियान झड़प हुई थी जो कई घंटों तक जारी रही। भारतीय हुकाम ने मंगल को रात गए एतराफ़ किया था कि तसादुम में एक अफसर समेत 20 भारतीय फौजी मारे गए। चीन ने ताहाल उसे पहुंचने वाले जानी नुकसान के बारे में कुछ नहीं कहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान गुज़श्ता 7 दहाइयों से ज़ायद अरसे से जारी कशीदगी की एक बड़ी वजह जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा है और दोनों मुल्कों के दरमियान माजी में इस मामले पर 3 बार जंग भी हो चुकी है। लेकिन गुज़श्ता साल भारत की तरफ से इस मुतनाज़ खित्ते की भारत के आइन में दी गई खुसूसी हैसियत को ख़त्म करके उसे 2 हिस्सों लद्दाख और जम्मू और कश्मीर में तकसीम करने के इक़दाम पर न सिर्फ पाकिस्तान ने मुखालिफत की बल्कि चीन भी इस मामले में एक फरीक बनकर सामने आया जब बीजिंग ने लद्दाख से मुतालिक भारत के इक़दाम को नाकाबिल कबूल करार देते हुए उसे वापस लेने का मुतालबा किया। और तज्ज़ियाकारों और पाकिस्तानी कानून साजों का कहना है कि चीन और भारत के दरमियान जारी हालिया तनाज़े और कशीदगी की वजह भी जम्मू और कश्मीर से मुतालिक भारत का गुज़श्ता साल का इक़दाम है जिसने चीन को मामले में मुदाखलत का मौका फराहम किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली बुध को सन 2021 और 22 के लिए सलामती कौंसिल के 5 नए गैर मुस्तकिल अरकान का इंतखाब कर रही है। कौंसिल के 5 नशस्तों के लिए 7 ममालिक में मुकाबला है। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक अफ्रीकी ममालिक
کینیا اور جیبوتی افریقہ کے لیے مختص ایک نشست کے لیے مد مقابل ہیں، جبکہ کینیڈا، آئرلینڈ اور ناروے مغربی ملکوں کے لیے مخصوص 2 دستیاب نشستوں کے لیے لابنگ کر رہے ہیں۔ سلامتی کونسل کے 5 غیر مستقل ارکان کا انتخاب 2 سال کے لیے ہو رہا ہے، جبکہ جنرل اسمبلی اپنے 75ویں سیشن کے لیے بدھ کو اپنے نئے صدر کا بھی انتخاب کرے گی۔ سلامتی کونسل کے مستقل رکنیت کے خواہش مند بھارت کے اس مرتبہ کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب ہونے کے واضح امکانات ہیں، جبکہ قوی امکان ہے کہ میکسیکو بھی سلامتی کونسل کا رکن منتخب ہو جائے گا۔ بھارت ایشیا پیسیفک ریجن، جبکہ میکسیکو لاطینی امریکہ اور کیریبین ریجن کے لیے مخصوص نشستوں پر امیدوار ہیں، اور ان دونوں کے مد مقابل کوئی اور ملک امیدوار نہیں ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے منگل کو ایک بیان میں کہا تھا کہ اگر بھارت سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن بن بھی جاتا ہے تو اس سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بھی ماضی میں کئی بار سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن رہ چکا ہے۔ البتہ پاکستان کشمیر میں بھارتی مظالم دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملک میں پولیس اصلاحات کے حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے منگل کو وائٹ ہاؤس کے روز گارڈن میں اصلاحات کے مسودے پر دستخط کیے۔ امریکی صدر کے اس اصلاحاتی حکم نامے کے مطابق پولیس افسران کو طاقت کے استعمال کے معیار اور کشیدہ صورتحال کو طاقت استعمال کیے بغیر سنبھالنے کی تربیت دی جائے گی۔ پولیس اصلاحات کے مسودے میں کہا گیا ہے کہ پولیس کے سماجی کارکنان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا ایک نظام بھی ترتیب دیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو اصلاحاتی مسودے پر دستخط سے پہلے وائٹ ہاؤس میں اس بل سے متعلق گفتگو کی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اس کے علاوہ ایک ایسا نظام بنایا جائے گا جس میں پولیس اور سماجی کارکنان ساتھ مل کر کام کریں گے۔ البتہ صدر ٹرمپ نے اپنی گفتگو کے دوران پولیس کے نسل پرستانہ رویے پر کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ امریکی شہری قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں اور قانون کی حکمرانی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ کے ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے صدر ٹرمپ کے پولیس اصلاحات کے اس حکم نامے کو کمزور قرار دیا۔ نینسی پیلوسی نے کہا کہ پولیس کے ظالمانہ رویے اور نسل پرستی کی بنیاد پر ناانصافی سے سینکڑوں سیاہ فام شہری ہلاک ہو رہے ہیں۔ اسے روکنے کے لیے جن اقدامات کی ضرورت تھی وہ اس اصلاحاتی مسودے میں شامل نہیں ہیں۔ امریکہ میں پولیس اصلاحات کے معاملے پر ڈیموکریٹ جماعت بھی قانون سازی کی خواہاں ہے۔ ڈیموکریٹس نے اس معاملے پر امریکی کانگریس میں ایک بل بھی پیش کیا ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی BNP بنگال کے سربراہ سردار اختر مینگل نے حکومتی اتحاد سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان کے ایوان زیری میں بدھ کو اظہار خیال کرتے ہوئے اختر مینگل نے کہا کہ وہ آج باضابطہ طور پر حکومتی اتحاد سے الگ ہو رہے ہیں۔ اختر مینگل نے حکومتی اتحاد سے نکلنے کا اعلان ایسے موقع پر کیا ہے جب تحریک انصاف کی حکومت کو ایوان سے بجٹ منظور کروانے کا چیلنج درپیش ہے۔ BNP مینگل نے بجٹ اجلاس میں حکومت کو ووٹ نہ دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ سیاسی تجزیہ کار اور پارلیمانی ماہرین کا خیال ہے کہ BNP کا حکومت کی حمایت سے دستبردار ہونا بجٹ منظوری کے علاوہ دیگر قانون سازی میں بھی حکومت کی مشکلات میں اضافہ کر سکتا ہے۔ BNP مینگل کے سیکرٹری جنرل سینیٹر جہاں زیب جمال دینی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کے ساتھ حکومت سازی میں تعاون اپنے 6 نکات پر عمل درآمد کی یقین دہانی پر کیا تھا، جن میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے حکومت کے مشروط کی حمایت کی تھی جسے جاری رکھنے سے آپ قاصر ہیں۔ دوسری جانب حزب اختلاف بھی بجٹ منظوری میں حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہے، اور اس ضمن میں پیپلز پارٹی نے کل جماعتی کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ بجٹ اگرچہ سادہ اکثریت سے منظور ہوتا ہے، لیکن معمولی عددی اکثریت رکھنے والی حکومت اگر بجٹ منظوری کے دن اپنی اکثریت ثابت نہ کر پائے تو وہ حکومت کرنے کا اخلاقی جواز کھو بیٹھتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ماضی میں اقتدار میں رہنے والی جماعتوں نے اقتدار کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا۔
तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों का एजेंडा करप्शन और गुर्बत का खात्मा है। उधर तहरीक इंसाफ के सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान ने हुकूमत को मशवरा दिया है कि वो सिंध में बरसर इक़्तिदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की मुबैना ख़राब कारकर्दगी के पेश नज़र विफाकी हुकूमत सूबे में अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान के मरूफ कंपियर तारिक अजीज लाहौर में इंतकाल कर गए हैं। मकामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक तारिक अजीज का इंतकाल हरकत क़ल्ब बंद होने से हुआ। अहले खाना का कहना है कि तारिक अजीज को तबीयत ख़राब होने पर मकामी हस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इंतकाल हो गया। तारिक अजीज 1936 में भारत के शहर जलंधर में पैदा हुए थे। उन्होंने 1970 की दहाई में पाकिस्तान टेलीविज़न से मशहूर प्रोग्राम नीलाम घर शुरू किया। वो एक अदीब, कालम निगार और शायर भी थे। तारिक अजीज ने अपने फ़नी कैरियर का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान से किया था, लेकिन उन्हें शोहरत नीलाम घर से मिली। उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया। तारिक अजीज को 1964 में पाकिस्तान टेलीविज़न के आगाज़ पर पहले कॉम्पेयर होने का भी एजाज़ हासिल था। उन्हें 1992 में तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया था। तारिक अजीज ने सियासत में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और 1997 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लाहौर से कौमी असम्बली के रुकन भी मुंतखब हुए। बाद अज़ां वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में शामिल हो गए। तारिक अजीज के इंतकाल पर पाकिस्तान के अदबी और सियासी हलकों ने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने तारिक अजीज के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। अपनी ट्वीट में इमरान खान का कहना था कि तारिक अजीज अपने वक्त के मकबूल मेज़बान और पाकिस्तान में गेम शो के बानी थे। इमरान खान ने तारिक अजीज के अहले खाना से इजहार तासियत भी किया है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और यूट्यूब पर हमारा ये बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जहां आप इसे बाद में भी देख सकते हैं। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।